बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि अभी कितने यूनिट्स करने चाहिए, तो क्या लगता है आपको? यूनिट्स तो ट्राई करें 13 से 13 यूनिट करने के लिए। अच्छा, घर से पढ़ते थे या कहीं रूम लेकर रहते थे? नहीं, घर से ही घर पढ़ता से। था। रीजनिंग थोड़ी आसान भी हो जाती है ना, अगर हाँ, बायोलॉजी बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा मैथ्स से दोस्ती नहीं है। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR इट इज 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि मैम YT पर तो आप लोग ऐसे क्लासेस ले रहे हो और आप लोग कंटेंट करा रहे हो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पर पेड क्लास में क्या अलग है? तो भाई आज इसका जवाब मिलेगा आपको। हमारे साथ 100 में रंजन है, जिनकी रैंक है ऑल इंडिया 101, और ये JRF हैं और ये हमारे पेड स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज इनकी सक्सेस स्टोरी सेलिब्रेट करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, और आपको भी काफ़ी हिंट मिलेगा कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्य। तो भुवनेश्वर से आ रहे हैं सौम्य, अब इतने दूर आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप आए। आपने बैच कौन सा लिया था सौम्य? मैं CSIR आटा 247 का जुलाई टारगेट 1.0 बैच लिया था और उससे एनरोल किया था। और मैं ज़्यादातर वो रिकॉर्डिंग ही प्रेफर करता था, तो लाइव जॉइन नहीं हो रहा था। तो रिकॉर्डिंग देख के 2x स्पीड से कभी कभी 1.75x से ही रिकॉर्डिंग सारा ख़त्म करता था। ओके, तो कैसी लगती थी क्लासेस? समझ में आता था? बिकॉज अभी तो हम बहुत लंबी बातें करने वाले हैं। आपकी एक 101 रैंक है, तो इट मीन्स कि बहुत मेहनत की है आपने, तो अपनी जर्नी तो आपको शेयर करनी पड़ेगी। तो कैसी क्लासेस आपको लगती थी और क्या आपको हेल्प मिला हमारे थ्रू? क्लासेस तो बहुत सही रहती थी। तो पहला मेरा बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुआ था। तो पहला जब अटेम्प्ट दिया था मैं, तो वो मेरा 83% आया था। उस टाइम नहीं हुआ था, तो मैं सोचा सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए। तो उस टाइम बाय गॉड ग्रेस हो गया। तो मैं पहला अटेम्प्ट में जो गलती किया था वो मैं ट्राई किया कि सेकेंड अटेम्प्ट में ना करूँ। तो पहले अटेम्प्ट में बहुत सारा यूनिट छूट गया था मेरे से। वो मैं फिर से उसको ट्राई किया कि कंप्लीट कर लूँ सेकेंड अटेम्प्ट में। तो जैसे कि पहले अटेम्प्ट में हमारा इम्यूनोलॉजी हो गया, वो बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मैं वो इम्यूनोलॉजी ख़त्म कर लिया था और एनिमल फिजियोलॉजी भी मैं ख़त्म कर लिया था। तो मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड बायोटेक, एग्रीकल्चर बायोटेक से है। तो मैं एग्रीकल्चर प्लांट रिलेटेड प्लांट फिजियोलॉजी टेक्निक्स, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी सारा यूनिट ख़त्म किया था। लेकिन वो एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, वो मुझे लगा थोड़ा टफ है, तो मैं नहीं किया था। तो वो बैच परचेस करने के बाद मैं इम्यूनोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी कंप्लीट किया था। ओके। और आपको अगर हम बात करें यूनिट्स की, कितने यूनिट्स आपने कवर किए? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि अभी कितने यूनिट्स करने चाहिए, तो क्या लगता है आपको? यूनिट्स तो ट्राई करें 13 से 13 यूनिट करने के लिए। बीच में आप एक एक जो हाँ लगता है नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, आप सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक आपको स्किप करना चाहते हैं, लेकिन यूनिट तो सारा टच करना पड़ेगा। जैसे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन उसको फॉलो करके जो पूरा यूनिट भी कंप्लीट नहीं करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन हम अगर रोज़ देखेंगे तो उनका एक पैटर्न रहता है, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो उसी पार्ट को जैसे भी करके करना चाहिए। तो पूरा यूनिट तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं भी मेरा भी वही 13 कंप्लीट किया था, 13 यूनिट। और मैं जैसे एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, उसका जो हार्मोन पार्ट हो गया उसको अच्छे से देखा था। और एनिमल फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट नहीं किया था मैं, तो हार्मोनल पार्ट हो गया। और और जो ह्यूमन रिलेटेड जो सारे इम्यूनोलॉजी हो गया उसको भी मैं कंप्लीट किया था। और और सेल सिग्नल हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया। और टेक्निक्स तो बहुत मैंडेटरी। अब तो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्निक से मिला के सारा, मतलब ग्राफ, इतना सारा ग्राफ रहता है, तो वो टेक्निक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और और क्वेश्चन ऐसा भी फॉर्म हो रहा है, जैसे मान लो, मतलब ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन टॉप लगता है, लेकिन बीच बीच में एक ऐसा क्वेश्चन रहता है बहुत ईजी रहता है, मतलब इतना ईजी, मतलब जैसे 100 भी नहीं गया होता। तो
ट्राई करेंगे वो क्वेश्चन जैसे भी आपको ना स्किप हो ना गलत हो, वो क्वेश्चन हर हालत में सही करना ही करना चाहिए। मतलब डिफिकल्ट पेपर में भी कुछ ऐसे इजी वाले वो डाल देते हाँ, हैं। इस बार भी ऐसा हुआ था। मैं जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एक डीएनए पॉलीमरेज का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, इतना डायग्राम देके। गायरेज वाला, राइट? हाँ, गायरेज वाला था। और उस पे तो काफी डीएन चर्चा भी हुई और वो एक बार दोबारा उसका आंसर भी बदल दिया गया था, है ना? हाँ, और डीएनए पॉलीमरेज का भी था, वो बहुत ईजी था। और बाकी एक क्वेश्चन तो उसका मतलब लैंग्वेज भी समझने तक पूछ रहा क्या है, तो जो समझना है तो उसको स्किप कर दीजिए, और जो समझ आ रहा है जो बहुत ईजी है उसको हर हालत में सही करना ही करना चाहिए। ओके, अब जैसे बहुत स्टूडेंट्स जब बायोकेमिस्ट्री की क्लास शुरू होती है, आप तो देखे होंगे, है ना? इसमें तो स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम, अब लास्ट टाइम क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जब पढ़ाई शुरू की अपनी बायोकेमिस्ट्री से, आफ्टर 28 क्लास मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ लगता है आपको, क्या लैक करता है, क्या मतलब स्टूडेंट्स में क्या लैक करता है कि बेसिक्स कितने इम्पोर्टेंट है किसी यूनिट को समझने के लिए? नहीं, मेरा भी जैसे कि मैं बोला, मैं बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, कब बहुत सारा सोच मेरे लिए भी बहुत नया था, एक बार में समझ नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, तो मैं रिकॉर्डिंग प्रिपेयर करता था, तो एक ही वीडियो को मैं 3-4 बार सुनता था। ओके। मतलब शॉर्ट नोट्स, मतलब ये सारी चीजें हेल्प करती हैं कि आप दोबारा देखिए, हाँ, राइट? दोबारा ही कोई देखिए, बुराई नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं है। आपका मेन गोल है, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, गोल बस है। तो इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं एक ही मान लो आज देखा, तो एक हफ्ते बाद फिर से वो वीडियो देखता था 2x स्पीड से। तो बहुत सारे सेकंड टाइम जब देखता था, मुझे बहुत सारे और भी ज़्यादा याद रहता था, बहुत सारे नया नया चीज़ें सीखने को भी मिलता था। तो थर्ड टाइम देख रहे तो पूरा 100% हो भी जाता था, बहुत सारी चीज़ें फिर से याद भी हो जाता था। तो मेरा तो बहुत सारे सुनने से सुनते भी ही हो जाता है। बहुत सारी चीज़ और याद होता है। अगर आपको याद होगा, हर पीडीएफ में एक स्लाइड में जरूर डालती हूँ जहाँ लिखा होता है लिसनिंग Yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, है ना? अब क्लास में ही बोलते हैं अच्छे से सुन के, वो Yes. सही बात है। सुनने से ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती बिल्कुल, है। सुनने से बहुत जल्दी आपको कैच कर लेते हैं आप, ध्यान रहता है वो चीज। जी, और मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स और शॉर्ट नोट्स तो लास्ट शॉर्ट नोट्स तो चाहिए ही आपको। एक महीने में हाँ, आप करेंगे कैसे? है ना? हाँ, 13 यूनिट करेंगे कैसे? हाँ। तो मैं पहला फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, मैं बहुत सारे यूनिट का शॉर्ट नोट नहीं बनाया था, तो ओके। लास्ट मिनट मेरा हॉस्पिटल हो गया, तो मैं क्या करूँ, क्या फिर से तो सारा वीडियो नहीं देख सकता, बहुत सा टाइम होता है। तो वो सेकेंड अटेम्प्ट आते आते मैं उसका भी शॉर्ट नोट बना दिया था, तो लास्ट मिनट में वो शॉर्ट नोट बहुत ही हेल्प करता है। अच्छा, घर से पढ़ते थे या कहीं रूम लेकर रहते थे? नहीं, घर से ही घर पढ़ता से। था। तो तो घर वाले क्या बोलते थे, दिन भर पढ़ता रहता है, कौन सी फिर हाँ, तैयारी कर रहा है, आईएएस बनेगा? हाँ, हाँ, वो तो रहता है, फैमिली का थोड़ा इशू रहता है। तो घर में भी नहीं बहुत हेल्प करते थे पढ़ो, लेकिन बीच बीच में मैं उठ के थोड़ा हेल्प भी करता था। तो मेरा पापा का बिजनेस है, बीच बीच में मैं पापा का बिजनेस भी संभालता था। वो उनका वेब बिल हो गया, और बिल हो गया, उसको भी कंप्यूटर से बनाता था। और ज़्यादातर वो प्रिपरेशन में ही टाइम जाता था मेरा। और अ, इतना। तो घर पे मोस्टली कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती, कितना पढ़ेगा अब बस कर, ये सब भी हो जाता है ना? हाँ, मम्मी तो रोज़ बोलते कितना तू एक जगह बैठ के क्या तू पढ़ता है, इतना पढ़ाई भी मत कर, नहीं याद रहेगा, थोड़ा बाहर जाके घूम के आ। तो मम्मी भी बोलते हैं ऐसा, लेकिन वो सेटिस्फाई अंदर से नहीं आता है, जब तक अंदर मतलब सेटिस्फाई। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अल्टीमेटली हाँ, आपका एग्जाम है और 6 महीने बाद आपको अपीयर करना है हाँ, ना? वो समटाइम्स मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलती हूँ कि आपको घर वालों को समझाना पड़ेगा, है ना? सबको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, सबको चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोली, बट स्टिल अगर आप हो तो आप हेल्प करोगे डेफिनेटली। पर वो आपका पढ़ाई भी नुकसान हो रहा है, तो Yes, ma'am. वो आपका स्टैंड है कि नहीं, कितना मुझे पढ़ना है। हाँ, घर में ही बोलते थे अगर नहीं होता तो छोड़ दे, हम कोई दूसरा जॉब देखते, तो घर में ही बोलते थे, लेकिन मन में कहीं था नहीं, अब भी समुद्र में कूद गए हैं, तो जैसे कि करके पार करना ही पड़ेगा। तो अंदर था, तो कहीं ना कहीं अंदर भी फीलिंग आता था, नहीं इस बार हो जाएगा शायद, कुछ तो लग रहा है, फीलिंग अंदर इनर वॉइस आ रहा है, नहीं हो जाएगा। तो मैं तो हो गया इस पर, थैंक गॉड। और अड्डा 24/7 कैसे ढूंढे आप? हमारा बैच कैसे मिला आपको? हाँ, वो यूट्यूब से बहुत हेल्प मिला था। यूट्यूब देख के मैं वही परचेज किया था। और उस टाइम पे 2x वैलिडिटी था, तो 2x वैलिडिटी देख के मैं और थोड़ा मन किया परचेज करने का। तो और बैच से भी बहुत हेल्प मिला, और जैसे कि
यूट्यूब में बहुत सारे की चीज़ें रह जाता है, सारा सिलेबस ख़त्म नहीं होता है। मतलब यार एक कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप ले लो, हाँ है ना। और अगर आप ले सकते हैं, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप ले सकते हैं पेड बैच, राइट। यस मैम। हम्म और ब्याज का तो रहता है मतलब कोई यूट्यूब में क्या रहता है ना, मान लो कोई टॉपिक छूट गया उसका, तो यूट्यूब में मतलब बहुत सारा ढूंढना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत सारा वीडियो डेली अपलोड होता है। तो ब्याज में ऐसा ढूंढना नहीं पड़ता है, बहुत सारा रहता है, मतलब टाइम कम मिलता है, तो ब्याज से हो जाता है, बहुत हेल्प मिलता है। और ब्याज में ही डाउट क्लियर भी ब्याज से बहुत जल्दी हो जाता है। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले जो वाकई मेहनत कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और कैलिबर भी है कि नहीं आप क्वालिफाई भी कर लेंगे। बिकॉज इतना डिफिकल्ट पेपर था, हमें तो बहुत कम उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स कैसे करके आए, बट आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि नहीं, हार्ड वर्क इज़ समथिंग। और कहीं से भी आप इंडिया के किसी भी कोने से बैठ के आराम से क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल की बात बताना चाहें, किस तरीके का आपको उस दिन एक्सपीरियंस मिला एग्ज़ामिनेशन हॉल में, कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके कुछ साथ के ही स्टूडेंट्स होंगे, आपके जो बैचमेट होंगे। हाँ, तो एग्ज़ाम के दिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है थोड़ा, इतना दिन का प्रिपरेशन, तो स्ट्रेस रहता है। मैं कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं मत लीजिए। तो मैं जब देने गया था तो मेरे दिमाग में था जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं करके आया हूँ, तो मैं जो होगा देखा जाएगा। तो मैं एकदम चिल होके गया था। तो मैं तो पहले पार्ट सी को अटेंड किया था, उसके बाद पार्ट बी, उसके बाद पार्ट ए को गया था। तो पहले फर्स्ट अटेंड जो गया था, मैं पार्ट ए को पहले पकड़ दिया था। तो पार्ट सी में बहुत सारा क्वेश्चन में रह गया था। तो ये सेकेंड अटेंड में मैं उस पहले पार्ट सी को पकड़ा। तो पार्ट सी में जो अच्छा पहले बार जो हो गया था मेरा, जो लगता नहीं हो पाएगा, उसको मैं कर लिया था। और जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था उसको मार्क करके रखता था, और पेपर में लिख लिया था इस क्वेश्चन को जो डाउट है मेरा। तो पार्ट सी जब एक बार ख़त्म हो गया, तो जो पेपर में जो क्वेश्चन लिखा था उसको फिर से जाके मैं रिवाइज देखता था, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। और मतलब दो को डाउट नहीं, दो जो 4 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्लियर था, और 2 ऑप्शन में फंस रहा था। एक क्या 50-50 में, मतलब क्या सही है क्या गलत। तो वो लास्ट मोमेंट में देखता था कि नहीं होगा या नहीं होगा। और पार्ट बी भी वही सेम है। पार्ट बी तो अगर मतलब आपको अगर आता है तो कीजिए, पार्ट बी अगर नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। वो एक बिल्कुल मेमोरियल क्वेश्चन रहता है पार्ट बी में। तो पार्ट बी भी वही रहता है। और पार्ट ए का रीजनिंग बहुत इजी था इस टाइम। क्वांट में मैं थोड़ा फंस गया इस बार, लेकिन रीजनिंग मेरा टोटल पार्ट ए में 11 क्वेश्चन में अटेंड किया था। रीजनिंग थोड़ी आसान भी हो जाती है ना, अगर हाँ। बायोलॉजी बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा मैथ्स से दोस्ती नहीं है। हाँ, रीजनिंग सही था, 11 अटेंड किया था और 11 सही हो गया था। अच्छा, 11 अटेम्प्ट किया था। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है 100 में। एंड ये 100 में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी साइलेंट लर्नर रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग देखना प्रेफर करते थे। अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, किसी को लाइव में ज़्यादा समझ में आता है, किसी को रिकॉर्डिंग में। सो बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, और बहुत अच्छी सक्सेस रही है। आगे के लिए ऑल द बेस्ट। आगे आप क्या करना चाहते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आपको साइंटिस्ट अच्छा लगता है? नहीं, अभी तो पीएचडी के लिए एनरोल करना है। तो पीएचडी के बाद मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ओके। तो पीएचडी खत्म होने के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ट्राई करूँगा, उसके साथ साथ मैं साइंटिस्ट के लिए ट्राई करूँगा। ओके। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद भी अपना खुद का एक लैब होता ही है डेफिनेटली, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। आप रिसर्च तो आपकी बंद नहीं होगी। तो आगे आप सभी स्टूडेंट्स को इसी तरीके से गाइड करिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, और अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। और आप जुड़े रहिएगा, बिकॉज आपको पता है कि हमारे यूट्यूब पे और हमारे बैचेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का एग्ज़ाम है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप किसी को आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया है। सो गाइज़, ये हमारे 100 में रंजन हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है और आपको लगता है कि आपको कमेंट सेक्शन में पूछना चाहिए, तो ज़रूर पूछेगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के और इसी तरह के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।